मनीष की एक किताबों की दुकान थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उनकी दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई से कूदने की वजह से मनीष के पैरों में प्लास्टर लगाना पड़ गया था। प्लास्टर तो खुल गया, पर एक ऑपरेशन करवाना होगा। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आएगा? कम से कम 30,000 तो लगेगा ही। ठीक है, सोचकर बताऊंगा। ऑपरेशन कराने के लिए पैसे कहाँ थे। अभी भी उसके पैरों में दर्द रहता था, जिसकी वजह से उसे बैसाखी के सहारे चलना पड़ता था। धीरे धीरे पूरा साल बीत गया था। एक दिन उसकी पत्नी, अब हमारा खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे इलाज के लिए भी तो पैसे चाहिए, कहाँ से लाएंगे हम पैसे? सब कुछ तो भस्म हो गया। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी उनकी बेटी प्रिया स्कूल से आई। माँ, आज मुझे नूडल्स के पकोड़े खाने हैं। तुम्हें पता है हम कितनी मुश्किल से दिन गुजार रहे हैं। तभी प्रिया रसोई में से नूडल्स के पैकेट्स लेकर आई। ये देखो ना, कितने सारे नूडल्स के पैकेट तो रखे हैं। ओह, ये कहाँ थे? उसी रसोई वाली अलमारी में माँ। सुमन तुरंत उसने नूडल्स को उबालकर उसके पकोड़े बनाए और मनीष को भी एक प्लेट लाकर दे दिया। तभी मनीष का दोस्त ललित आ गया। उसकी पास में ही चाय की दुकान थी। आओ ललित, पकोड़े खाओ। देखो, सुमन ने नूडल्स के पकोड़े बनाए हैं। अरे वाह, नूडल्स के पकोड़े। हाँ, प्रिया का बड़ा मन था नूडल्स खाने का। ये तो बड़े स्वादिष्ट हैं। भाभी, आज थोड़ा अधिक पकोड़े बना लीजिए। शाम को अपनी दुकान पर भी रख दूंगा। आजकल बच्चे ये सब बहुत पसंद करते हैं। ठीक है भाई साहब, पर नूडल्स तो खत्म हो गए हैं। भाभी, मैं नूडल्स अभी भिजवा देता हूँ। अगर ये बिक गए तो हम नूडल्स के पकोड़े भी बेचा करेंगे। चाय के साथ ये कुरकुरे पकोड़े बहुत मजेदार लगेंगे। ललित ने थोड़ी देर में ही ढेर सारे नूडल्स भिजवा दिए। ठीक है, अभी आधे घंटे में तुम आकर पकोड़े ले जाना। सुमन ने नूडल्स के पकोड़े बनाकर उस व्यक्ति को दे दिया। शाम को ललित भागते हुए उनके घर आया। अरे यार मनीष, नूडल्स के पकोड़े तो तुरंत ही खत्म हो गए। ये नूडल्स लेकर आया हूँ। क्या भाभी थोड़े और पकोड़े बना देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुमन, देखो ललित क्या कह रहा है। क्या हुआ? सुमन को ललित ने सारी बात बताई। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, मैं अभी बना देती हूँ। सुमन ने तुरंत पकोड़े बनाकर ललित को पकड़ा दिए। रात को 9 बजे ललित बड़ी खुशी खुशी मनीष को 2,000 रुपए देते हुए, मेरे भाई, मुझे रोज नूडल्स के पकोड़े मिल जाए तो मेरा भी धंधा थोड़ा चल निकलेगा और तेरी भी कुछ आमदनी हो जाएगी। सुमन और मनीष को ललित का ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया। 2,000 रुपए देखकर तो सुमन का उत्साह और भी बढ़ गया। घर की जैसी हालत थी, उसमें 2,000 की रोज की आमदनी बहुत मायने रखती थी। इलाज कराने में सारी बचत खत्म हो गई थी। मैं पकोड़े बनाकर 4 बजे ही तैयार कर दूंगी, बस आप किसी को भेज देना। ठीक है भाभी, आप बुरा ना मानो तो ये कुछ एडवांस पैसे रख लीजिए, धीरे धीरे चुका दीजिएगा। ठीक है, शाम को आप किसी को भेज दीजिएगा। सुमन ने घर का सारा काम खत्म किया। इन दिनों मनीष का भी काम काफी बढ़ गया था। जब अचानक इंसान का शरीर मजबूर हो जाए तो अनायास ही क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। इतने दिनों से घर पर बैठे बैठे वो काफी चिड़चिड़ा भी हो गया था। तुम खाना खा लो, तो मैं पकोड़े की तैयारी करूं। रोज हमारी इसी तरह आमदनी होती रही तो हम जल्द ही अमीर बन जाएंगे। तुम्हारे लिए कितना काम बढ़ जाएगा। मैं ठीक होता तो तुम आराम से घर में आराम करती ना। ऐसा क्यों सोचते हो? आखिर इतने दिनों तक तो तुम्हारी कमाई से ही घर का खर्चा चलता रहा ना। फिर जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं ऐश करूंगी। सुमन ने फटाफट खाने का काम समेटा और तुरंत बाजार से नूडल्स के पैकेट्स और तेल लेकर आई। आते ही पकोड़े की तैयारी शुरू कर दी। 4 बजे ललित की दुकान से लड़का आया और पकोड़े ले गया। आधे घंटे बाद ही ललित आ गया। अरे भाई मनीष, कमाल हो गया लगता है। सब घर से पेट धोकर आ रहे हैं। सारे पकोड़े तो खत्म हो गए। भाभी, कुछ पकोड़े और बना देंगी क्या? हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ, आप बैठ जाइए थोड़ी देर। ललित को पकोड़े देकर जब वो मनीष के पास बैठी तो, सुमन, मैं सोच रहा हूँ जब नूडल्स के पकोड़े लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं तो क्यों ना हम खुद ही इन पकोड़ों की दुकान खोल लें। सोच तो मैं भी यही रही थी, पर तुम्हारे दोस्त को बुरा नहीं लगेगा? बुरा तो लगता है, पर हमें अपना पेट भरना है तो
हम भी तो कुछ ना कुछ करेंगे ही ना। हमारे पास तो जीविकापार्जन का कोई साधन भी नहीं है। मैं आज ही उससे बात करता हूँ। तुम देख लो, मैं तो बना दूंगी, बल्कि पकोड़े के साथ चटनी भी बना दूंगी। जब तक मेरे पैर ठीक नहीं होते हैं, मैं यहीं घर के बाहर एक तख्त पर बैठकर सब बेच डालूंगा। रात में जब ललित आया तो बड़ा खुश था। उसने मनीष को पैसे थमा दिए। यार, भाभी के हाथों में तो जादू है। ग्राहक उंगलियां चाट चाट कर पकोड़े साफ कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ तू खुद ही अपनी एक दुकान खोल ले। मुझसे जो मदद हो सकती है मैं करने को तैयार हूँ। ललित, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारे पास अपना घर चलाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तुम हमारे जीवन में देवदूत बनकर आ गए मेरे भाई। चल चल, ज्यादा जज्बाती मत हो। जब तेरी स्थिति सुधर जाएगी तो पैसे लौटा देना, बस। ललित के जाने के बाद उन दोनों ने दूसरे दिन पकोड़े बनाने के लिए सारा इंतजाम कर लिया और सुबह ही एक तख्त पर रखकर उस पर नूडल्स के पकोड़े बेचना शुरू कर दिया। नूडल्स के पकोड़े 1 महीने में इतने फेमस हो गया कि उन्हें अपनी दुकान पर आदमी रखना पड़ा। सुमन, क्यों ना हम एक बड़ी दुकान खरीद लें? हम इस जगह से कहीं नहीं जाएंगे। खरीदना है तो घर खरीदेंगे। ये घर ही पूरा दुकान में बदलवा देंगे। एक बार बड़ी मुश्किल से ग्राहक बने हैं, कहीं दूसरी जगह जाने पर ग्राहक बनाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये बात तो सही है। धीरे धीरे उनका धंधा चल निकला। उन्होंने पास में ही एक घर खरीदा और घर वाली जमीन में ही दुकान बढ़वा लिया। 1 साल हो गए थे। एक दिन, सुनो, कल चलकर डॉक्टर से मिलते हैं। कब तक बैसाखी के सहारे चलोगे? ऑपरेशन करवा लो, अब तो पैसे भी हैं अपने पास। लेकिन 1 हफ्ते तक दुकान किसके सहारे छोड़ेंगे? प्रिया के सहारे छोड़ेंगे। वो छोटी थोड़ी रह गई है। 1 हफ्ते बाद ही मनीष का ऑपरेशन हुआ। प्रिया ने अपनी निगरानी में नूडल्स के पकोड़े बेचे। जिस दिन मनीष को हॉस्पिटल से आना था, प्रिया खूब सारे नूडल्स के पकोड़े लेकर हॉस्पिटल गई। वहाँ उसने डॉक्टर्स को भी पकोड़े खिलाए। डॉक्टर को तो नूडल्स के पकोड़े इतने पसंद आए कि भाई मनीष, तुम जाओ, मगर मेरे लिए ये पकोड़े बीच बीच में भेजते रहना। 3 महीने बाद मनीष अब बिल्कुल ठीक हो गया था। एक दिन डॉक्टर साहब का फोन आया कि हेलो मनीष, आज शाम मेरे घर में पार्टी है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नूडल्स के पकोड़े मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊं। तुम्हारा क्या विचार है? डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात होगी। मैं पकोड़े लेकर आ जाऊंगा। दूसरे दिन शाम को मनीष पकोड़े लेकर गया। सब नूडल्स के पकोड़े खाकर बड़े ही खुश थे। दूसरी सुबह डॉक्टर साहब का फोन आया। मनीष, आज से मेरे अस्पताल की कैंटीन में तुम्हारे नूडल्स के पकोड़े का एक काउंटर होना चाहिए। एडवांस कितना चाहिए बता दो। ओह डॉक्टर साहब, आपकी बहुत कृपा है। मैं सब इंतजाम कर लूंगा। उसी दिन मनीष ललित के पास जाकर, ललित, मुझे अस्पताल की कैंटीन का ठेका मिला है। मैं अकेला सारा काम नहीं संभाल सकता हूँ। मेरे धंधे में भागीदारी करना चाहते हो? नेकी और पूछ मेरी चाय की दुकान संभालने के लिए तो लड़के हैं। दोनों ने मिलकर अस्पताल की कैंटीन में नूडल्स के पकोड़े का काउंटर खोल लिया। सुमन घर की दुकान संभालने लगी। कुछ ही दिनों में उनके पास बहुत पैसे हो गए। एक दिन, ये नूडल्स के पकोड़े की सफलता का पूरा श्रेय मेरी प्यारी प्रिया को जाना चाहिए। हाँ, और साथ में ललित को भी। हाँ, पर जिसने पकोड़े बनाए उसको सबसे ज्यादा जाना चाहिए। अब उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं थी। एक बार की बात है, सीमा सरपंच के खेतों से काम करके घर आ रही होती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। सीमा उसके पास जाती है और क्या हुआ माई? बेटी, पैर में चोट लग गई है। सीमा बूढ़ी औरत का पैर देखती है। उनके पैर से खून निकल रहा होता है। सीमा के पास उनका खून साफ करने के लिए कुछ नहीं होता। तभी सीमा अपना दुपट्टा देखती है और मेरे पास तो यही एक दुपट्टा है, क्या करूं? उसके बाद सीमा कुछ और ना सोचते हुए अपना दुपट्टा एक तरफ से फाड़कर बूढ़ी औरत के पैर में बांध देती है। बूढ़ी औरत सीमा के सिर पर हाथ रखकर बोलती है, बेटी, ये दही चावल रख लो। आज से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। सीमा दही चावल लेकर खुश हो जाती है। वो खुशी खुशी जाती है और माँ, देख, मैं दही चावल लेकर आई हूँ। आज हम सब पेट भरकर खाएंगे। बेटी,
तू ये दही चावल कहाँ से लाई है? सीमा सारी बातें माँ को बताती है। माँ बहुत खुश हो जाती है और सीमा सबके लिए दही चावल निकालती है। सीमा देखती है कि वो जितना दही चावल निकाल रही है वो उतना ही बढ़ता जा रहा है। ये देखकर, माँ देखो ना, मैंने इतना सारा दही चावल इस मटके से निकाल लिया, फिर भी ये उतने का उतने ही है। बेटी, तुझे ऐसे ही लग रहा है। एक काम कर, मटके को एक तरफ रख दो और खाना खा लो। खाना खाते समय बहुत तेज बारिश होने लगी और सीमा का छोटा भाई बोलता है, माँ, काश हमारे पास बहुत सारे पैसे होते तो हम एक बड़ा और पक्का घर बनवा लेते। उसके इतना कहते ही सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। ये सब देखकर, माँ मैंने कहा था ना, कोई तो बात है। मैं जितने दही चावल निकाल रही थी वो कम ही नहीं हो रहे थे। और अब देखो, पवन ने दही चावल को हाथ में लेकर जो कहा वो हो गया। माँ, ये जादुई दही चावल है। हाँ मेरी बच्ची, तू सही कह रही है, ये तो जादुई चावल है। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और सो जाते हैं। सीमा के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसकी माँ सरपंच के यहाँ झाड़ू पोछा करती थी। एक दिन काम से आते समय एक बच्चे को बचाने के चक्कर में उसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके दोनों पैर टूट जाते हैं। ऑपरेशन के लिए काफी पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए सीमा अपनी माँ की जगह काम पर जाती है। अगली सुबह सीमा उठी और, माँ बहुत भूख लगी, क्या मैं जादुई चावल से कुछ मांगूं? दीदी, अब तो हमारे पास जादुई दही चावल है, इससे कुछ भी मांग लो। ये सुनकर माँ दोनों को समझाते हुए बोलती है, मैं तुम दोनों को एक बात कहना चाहती हूँ। बेटा, भले ही हमारे पास ये जादुई दही चावल है, पर हमें इनका इस्तेमाल जरूरत के अनुसार ही करना चाहिए। उसके बाद सीमा जरूरत के अनुसार ही जादुई दही चावल से खाना मांगती है। तीनों मिलकर खाना खा लेते हैं और उसके बाद जादुई दही चावल के दिए हुए पैसे से अपना घर बनवाने लगते हैं। ये सब देखकर पड़ोस की कमला बोलती है, क्या बात है सीमा की माँ, कोई लॉटरी निकल आई है क्या? बस भगवान की कृपा है। उसके बाद सीमा अपनी माँ का ऑपरेशन करा देती है। कुछ ही दिनों में उनके घर में सब ठीक हो जाता है और वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। उनके घर जो कोई भूखा आता उसे सीमा और उसकी माँ बिना भोजन कराए नहीं भेजती। एक दिन कमला के बेटे के साथ खेलते खेलते पवन ये सारी बातें उसे बता देता है और कमला का बेटा ये सारी बातें अपनी माँ को बोल देता है। बेटे की बात सुनकर कमला बोलती है, अच्छा तो ये सब उस जादुई दही चावल का जादू है। वो जादुई दही चावल मेरे पास होना चाहिए, उसके इस्तेमाल से मैं सबसे अमीर बन जाऊंगी। कमला बहुत दुष्ट होती है। अगले दिन कमला अपना हुलिया बदलकर सीमा के घर जाती है। उस समय पवन घर पर नहीं होता है। कोई इस भूखी औरत को खाना खिला दो, अभी आई खाना लेकर। सीमा खाना लेकर जाती है। खाना देखकर, बेटी तूने मुझे वो जादुई दही चावल तो दिए ही नहीं जो मेरी बहन ने तुझे कुछ दिनों पहले दिया था। ये सुनकर सीमा हैरानी से बोलती है, आप उस बूढ़ी माई की बहन हो? हाँ बेटी, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और कहा कि कुछ दिनों बाद उनसे वो जादुई दही चावल ले आना। ये सुनकर सीमा अंदर जाती है और माँ को सारी बातें बताती है और कहती है, माँ अगर हम ये जादुई दही चावल दे देंगे तो हमारा क्या होगा? बेटी, हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। समझ लो हमारी किस्मत में इतना ही लिखा था। वैसे भी वो किसी और की अमानत है। ठीक है माँ, अभी जाकर वो दही चावल उस बूढ़ी माई की बहन को दे देती हूँ। सीमा कमला को वो दही चावल दे देती है। कमला उसे लेकर अपने घर जाती है और अपने बेटे के साथ बैठकर उस जादुई दही चावल से बहुत सारा खाना मांगती है। उसके खाना मांगते ही बहुत सारा खाना सामने आ जाता है। दोनों बहुत मजे से खाना खाते हैं। तभी एक औरत दरवाजे पर आवाज लगाते हुए बोलती है, बेटी कुछ खाने को दे दो। कमला आवाज सुनकर बाहर जाती है और कहती है, मेरे घर में खुद के लिए खाने को कुछ नहीं है, तुझे क्या दूं? चली जा यहाँ से। कमला बूढ़ी औरत को भगा देती है। बूढ़ी औरत सीमा के घर जाती है और खाना मांगती है। सीमा की माँ बाहर निकलती है तो सामने बूढ़ी औरत उससे खाना मांगती है। सीमा की माँ अंदर आती है तो देखती है खाना तो थोड़ा सा ही है
वो अपने हिस्से का खाना लेकर बाहर जाने लगती है कि तभी पवन कहता है, माँ, हमारे पास तो खुद ही कम भोजन है, तो आप उन्हें ये खाना क्यों दे रहे हो? बेटा, अपने यहाँ आए किसी भी भूखे का पेट जरूर भरना चाहिए। ये कहकर सीमा की माँ बूढ़ी औरत को खाना खिला देती है। बूढ़ी औरत उसे वही आशीर्वाद देती है जो उस दिन सीमा को दिया था और वहाँ से चली जाती है। तभी कमला के चिल्लाने की आवाज आती है, मेरा जादुई दही चावल कहाँ गायब हो गया? ये सुनकर सीमा की माँ समझ जाती है कि सुबह उसके घर जो खाना मांगने आई थी वो कमला थी। तभी रसोई से पवन के चिल्लाने की आवाज आती है। सीमा और उसकी माँ रसोई में जाते हैं तो देखते हैं सामने वही जादुई दही चावल रखे होते हैं। सीमा की माँ सब समझ जाती है। उसके बाद तीनों खुशी खुशी दूसरों की मदद करते हुए अपना जीवन जीने लगते हैं। 16 साल का रमेश अपने माता पिता का इकलौता सहारा था। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे। घर पर 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। रमेश के पिता मजदूरी का काम करते थे, जिसमें बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, जिससे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता। एक दिन मजदूरी का काम करते समय रमेश के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। घर पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे के सर से उसके पिता का साया छीनकर तुझे क्या मिला? अब मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? माँ, तू रो मत, मैं हूँ ना, मैं रखूंगा तेरा ख्याल। घर की जिम्मेदारी अब रमेश पर आ गई थी। रमेश काम की तलाश में मारा मारा फिरने लगता है। साहब, कुछ काम मिलेगा क्या? मुझे काम की बहुत जरूरत है। नहीं भाई, कोई काम नहीं है। भैया, कुछ काम मिलेगा क्या? मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। कोई काम नहीं है भाई। रमेश पूरा दिन यहाँ वहाँ मारा मारा फिरता है। वो एक ढाबे पर पहुँचता है। साहब, कुछ काम मिलेगा? मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बहुत तकलीफ में हूँ साहब, कोई काम दे दो। काम तो है, मगर क्या तू कर लेगा? मैं सारा काम कर लूंगा साहब। ठीक है, तो कल से आ जाना। मुझे ढाबे पर साफ सफाई और बर्तन मांजने के लिए एक लड़का चाहिए, तो तू कल से आ जाइयो। जी शुक्रिया साहब, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। रमेश खुशी खुशी घर जाता है। माँ, मुझे काम मिल गया है। अरे वाह मेरे लाल, तो दिल लगाकर काम करना। अगले दिन रमेश ढाबे पर काम करना शुरू कर देता है। ढाबे का मालिक सुंदर बहुत ही गुस्से वाला था। वो छोटी छोटी बात पर रमेश को डांटता रहता था। अरे नालायक, ये कैसी सफाई हुई है? गंदगी तो वही की वही है, और कहता है सफाई हो गई। चल दोबारा से झाड़ू लगा। जी साहब, अभी लगा देता हूँ। रमेश दिल लगाकर काम करता, लेकिन सुंदर उसे कोई ना कोई बहाना ढूंढकर डांटता रहता। एक दिन रमेश से बर्तन साफ करते समय एक कांच का गिलास टूट गया। नालायक, ये क्या किया तूने? तेरे बाप का माल है क्या जो तोड़ फोड़ कर रहा है? देख कर काम नहीं कर सकता, इतना काम नहीं करता जितना नुकसान कर देता है। तेरे बस का नहीं है कोई काम करना। साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो। ना बाबा ना, मैं अपना और नुकसान नहीं करवा सकता। ये ले अपना आज तक का हिसाब पकड़ और चल निकल यहाँ से। सुंदर रमेश को उसके कुछ दिन किए काम के पैसे देके ढाबे से निकाल देता है। रमेश दुखी मन से घर की ओर चल पड़ता है। माँ मेरे काम मिलने की खबर पर कितना खुश थी। अब उनसे घर जाकर क्या बताऊं कि मुझे काम से निकाल दिया गया। रास्ते में रमेश को एक रेहड़ी पर एक व्यक्ति पराठे बेचता दिखाई देता है। उसके पराठे की खुशबू दूर दूर तक आ रही थी। उसके पास बहुत भीड़ लगी थी। इसके पराठे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और भीड़ भी बहुत है इसके पास। ये तो पराठे बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता है। क्यों ना इस पैसों से मैं अपना भी ऐसा ही कोई काम खोलूं। घर पहुंचकर रमेश अपनी माँ से पराठे बनाने की विधि पूछता है। अरे आज तुझे क्या हुआ? ढाबे पर पराठे बनाने का काम भी मिल गया क्या? रमेश अपनी माँ को सारी बात बताता है। बेटा, तू अपना ही कुछ काम करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी तेरे साथ हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तू उन्हें भी अपने काम में इस्तेमाल कर ले। मैं तेरे साथ हूँ। मैं पराठे बनाने में तेरी मदद करूँगी।
रमेश अगले दिन से ही अपने पराठे की ठेली लगाने की तैयारी में जुट जाता है। रमेश की माँ भी उसका सहयोग करती है और जल्द ही वे लोग शहर के बाजार में ठेली लगाकर पराठे बेचने का काम शुरू कर देते हैं। रमेश की माँ पराठे बनाती और रमेश उन्हें ग्राहकों को परोस देता। धीरे धीरे उनका काम चलने लगा। अब तो उनके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। रमेश के पराठे पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गए थे। रमेश की आमदनी अच्छी होने लगी। धीरे धीरे पैसे जोड़कर रमेश ने एक दुकान खरीद ली जिसका नाम था रमेश पराठे वाला। रमेश ने दुकान पर काम करने के लिए नौकर रख लिए। उसके दुकान पर हर प्रकार के पराठे मिलते। आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, प्याज पराठा आदि। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर पराठे खाने आते। बेटा, तूने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अपनी मेहनत और लगन से तूने बहुत तरक्की की है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे यूं ही तरक्की दे और तू जिंदगी में बहुत आगे जाए। माँ, ये सब मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि तुम मेरे साथ थी। इस दुकान बनने में केवल मेरी ही नहीं, तुम्हारी मेहनत भी है माँ। रमेश और उसकी माँ की मेहनत से उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती। गुड्डू अपने दादी के पास ही रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर कमाने के लिए दूर देश चले गए थे। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, पर शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था। उसकी कक्षा में उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, मनु। उसके कमजोर होने की वजह से सभी लड़के उसे बहुत परेशान करते थे। एक दिन, गुड्डू उठ जा, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना है क्या? दादी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों स्कूल नहीं जाएगा? तेरे मास्टर जी मिले थे, वो बता रहे थे कि गुड्डू अपनी कक्षा का सबसे अच्छा और होशियार बच्चा है। पर दादी, मुझे सारे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। वो सब बहुत ताकतवर हैं। ठीक है, आज तू स्कूल जा। मैं आज मंदिर जाऊंगी। वहाँ पंडित जी से तेरे लिए कोई उपाय पूछूंगी। सच दादी? हाँ रे, मैंने तुझसे कभी झूठ बोला है क्या? गुड्डू फटाफट तैयार होकर स्कूल चला गया। उस दिन भी रघु नाम के एक लड़के ने किसी बात पर उसका हाथ मरोड़ दिया था। गुड्डू रोते रोते घर आ गया। क्या हो गया तुझे? दादी, आज रघु मेरी किताब फाड़ रहा था। जब मैंने उसको मना किया, उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। आज मैं तेरे लिए ऐसी चीज बनाऊंगी कि उसे खाकर तेरा शरीर ताकतवर हो जाएगा। ये पैसे लेकर जा, मुझे कुछ सामान ला दे। गुड्डू बहुत खुश हुआ। झट से उठकर दादी का बताया सामान ले आया। दादी ने उसके लिए मालपुए बनाए और कल ये मालपुआ स्कूल लेकर जाना। दादी, अभी तो एक खिला दो। नहीं गुड्डू, पंडित जी ने कहा था कि ये मालपुए तभी खाने हैं जब तुम्हें कोई ताकतवर बच्चा परेशान कर रहा हो, इसलिए आज रोटी सब्जी खा लो। ठीक है दादी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। गुड्डू रात भर करवटें बदलता रहा। जैसे ही सुबह हुई, वो उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। दादी, मेरा टिफिन दे दो। दादी ने मालपुए निकाले और उस पर कुछ मंत्र फूंका। फिर टिफिन का डिब्बा उसे पकड़ाते हुए बोली, गुड्डू, ध्यान रखना, जैसे ही तुम्हें किसी ताकतवर बच्चे से खतरा लगे, मालपुए का एक कौर खा लेना, उससे ज्यादा मत खाना। ठीक है दादी, मैं चलता हूँ। गुड्डू जैसे ही स्कूल पहुँचा, सामने ही रघु दिख गया। कहाँ जा रहा है गुड्डू? सुना है कल बड़ा ही रो रहा था। गुड्डू ने झट से मालपुए का एक कौर मुंह में रखा और उसके पूरे शरीर में ताकत आ गई। आज मेरी किताब फाड़ कर दिखाओ। रघु ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, गुड्डू ने पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया और वो गिर पड़ा। सभी बच्चे हा 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 हंस पड़े। अच्छा, बड़ा पहलवान बन गया है तू तो। आज तो तेरे दांत ना तोड़ूं, मेरा नाम भी रघु नहीं है। गुड्डू उसके पहले ही एक कौर खा चुका था। उसने एक मुक्का रघु के मुंह पर मारा। उसके होठों से खून निकलने लगा। अरे बाप रे, मास्टर जी के पास जाना होगा। आज गुड्डू को क्या हो गया? नहीं, मैं खुद ही इससे बाद में निपटूंगा। गुड्डू को उस दिन बड़ा ही मजा आया। सब लड़के उससे डर गए थे।
जब छुट्टी हुई तो रघु फिर उसके पीछे पीछे आने लगा। गुड्डू ने डिब्बा खोला और एक और मालपुआ मुंह में भर लिया। अब तो वो मोटा और लंबा भी हो गया था। आज मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? स्कूल में बड़ा शेर बन रहा था। गुड्डू ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तुझे तो बड़ी ताकत हो गई है, छोड़ मेरी गर्दन। फिर मुझसे पंगा लेगा कभी? नहीं नहीं, अब से कभी नहीं झगड़ूंगा तुझसे, माफ कर दे मुझे। गुड्डू ने उसे छोड़ दिया और खेलते कूदते घर आ गया। दादी, आपके मालपुए तो बड़े जादुई थे। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। कल मेरे टिफिन में फिर से वही मालपुए दे देना। ठीक है। दूसरे दिन जब वो स्कूल जाने लगा तब दादी ने उसे फिर से मालपुआ दिया। ध्यान रखना, ये मालपुआ बिना जरूरत के मत खाना। गुड्डू को तो अपनी ताकत का खुमार चढ़ गया था। स्कूल पहुंचते ही उसने मालपुए का एक गस्सा खा लिया और बिना मतलब के सारे लड़कों को परेशान करने लगा। किसी को टंगड़ी मारकर गिरा देता तो किसी का कॉलर पकड़कर उसे पटक देता। उस दिन किसी लड़के ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। छुट्टी के समय जब वो घर आ रहा था तभी उसने देखा कि 4-5 लड़के उसके तरफ एक साथ बढ़े। इस बार पूरा मालपुआ ही खा लेता हूँ। ये सोचकर उसने पूरा मालपुआ ही मुंह में डाल दिया, परंतु मालपुआ मुंह में रखते ही उसका शरीर बिल्कुल भारी हो गया। उससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। भागो, इसको पता नहीं क्या हो गया। परंतु उसका एक दोस्त मन्नू तुरंत घर की तरफ दौड़ा। दादी जल्दी चलो, देखो गुड्डू को क्या हो गया। दादी अपनी लाठी टेकती हुई आई। क्या हुआ रे गुड्डू, तू पूरा मालपुआ एक साथ तो नहीं खा लिया? हाँ दादी, पर मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। अब मैं क्या करूं? मैंने तुझे कितना समझाया था कि एक साथ मत खाना, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? दादी, मुझे किसी तरह बचा लो। दादी गुड्डू को दूसरे लोगों की सहायता से उठाकर घर ले गई। अभी आती हूँ, तब तक तू यहीं लेटा रह। दादी अंदर से एक नींबू का टुकड़ा लेकर आई और पूरा का पूरा उसके मुंह में निचोड़ दिया। उससे बड़ी जोर की उबकाई आई। गुड्डू उल्टी करने लगा और उसका पेट खराब हो गया। थोड़ी देर बाद, दादी, मैं कब ठीक होऊंगा? मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। तुझे मैंने पहले ही कहा था कि पूरा मालपुआ मत खाना, पर तूने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए कहा जाता है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो पैसे का लालच हो, चाहे वो ताकत का लालच हो। तुझे अपनी ताकत का लालच हो गया था, तूने मेरी बात भी नहीं सुनी। दादी, बस एक बार मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। दादी ने उसे गले लगा लिया। कुछ दिनों में वो ठीक हो गया। अब स्कूल में उसे कोई परेशान नहीं करता था। सुजाता ने अपनी मर्जी से शादी की थी। माता पिता ने बहुत समझाया था। सुजाता, देव का परिवार बहुत बड़ा है। 2 भाई हैं, भाभियां हैं। उनके साथ तुम्हारा गुजारा होना बड़ा मुश्किल होगा। माँ, मैं उन लोगों से मिल चुकी हूँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तुम चिंता मत करो। सुजाता की शादी देव से हो गई। वो दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। शुरू में तो सब ठीक था, पर जब उसे रसोई में खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई तो उसकी हालत खस्ता हो गई। उसके घर में तो सिर्फ 3 लोगों का खाना ही बनता था, पर यहाँ भरा पूरा परिवार था। उसकी बनाई सब्जी देखकर एक दिन, भाभी, जरा एक रस्सी ले आना तो। रस्सी क्या करोगे? कमर में बांधकर इस सब्जी में डुबकी लगाऊं तो शायद एक आध पनीर और मटर मिल जाए। उसकी बात सुनकर सब ठटकर हंस पड़े। सुजाता रोती हुई अपने कमरे में चली गई। तभी, आज तो पूरा भारत का नक्शा बना दिया है, सिर्फ लंका को बख्श दिया गया है। दाल इतनी पतली क्यों है? सुजाता रोज रोज के ताने से दुखी हो जाती तो घर के पिंजरे में बंद तोते मिट्ठू के पास जाकर उसे अपना दुखड़ा सुनाती। वो उसे खाना पानी देती और आंसू बहाती रहती। एक दिन, सुजाता, हमारी शादी को 2 साल हो गए, अभी तक तुम्हारा मन खाना बनाने में नहीं लगा।
भाभी लोग कितना अच्छा खाना बनाती थी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, पर तुम लोगों को रोज कुछ ना कुछ कमी मिल ही जाती है। तुम तो हमेशा सबके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाते हो, कभी मेरा साथ ही नहीं देते। देखो, मैं खाने से समझौता नहीं कर सकता। सुजाता चुपचाप रसोई में गई और खाना बनाने लगी। खाने की टेबल पर, ओफो सुजाता, दाल में नमक नहीं डाला क्या? इतना सुनते ही देव ने उठकर सुजाता के गलों पर थप्पड़ लगा दिया। सुजाता बिलबिला उठी। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तभी बरामदे में लटका पिंजरे में कैद, आज खाना नहीं दोगी क्या? मुझे भूखा ही मार दोगी क्या? सुजाता तुरंत उठी और तोते का पिंजरा खोल दिया। मिट्ठू जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। मैं तो इस घर में कैद हूँ ही, तू तो अपना जीवन जी ले। मिट्ठू पंख फड़फड़ाते हुए उसके कंधे पर आकर बैठ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। इतना अपमान सहने के बाद सुजाता वहाँ से चली जाना चाहती थी, पर उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। तभी, सुजाता, जरा चाय बना दो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, तुम मुझे मेरे मायके पहुँचा दो। सुजाता, अगर तुम जाओगी तो ये याद रख लेना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम इसी तरह अत्याचार करते रहो और मैं कहीं जाऊं भी नहीं। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, जल्दी जाओ चाय बनाओ। सुजाता जाकर चाय बनाने लगी। रो रो कर आंखें लाल हो गई थी। एक मिट्ठू ही था जिससे अपने दिल की बातें कर लिया करती थी, अब वो भी चला गया। मुझे न जाने कब इस कैद से छुटकारा मिलेगा। कई दिन बीत गए थे। सुजाता अपनी जिंदगी बोझ की तरह जीने को मजबूर थी। तभी एक दिन, सुजाता, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, आज शाही पनीर और कुछ अच्छा खाना बना लेना। सुजाता के हाथ पैर फूल गए। पनीर निकालकर रसोई की खिड़की के पास खड़ी थी कि तभी उसने देखा कि मिट्ठू खिड़की के पास आया। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। लो, खा लो। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ में रखे हुए पूरे पनीर में से ही खाना है। लो, तुम भी अपनी मनमानी कर लो। मिट्ठू ने थोड़ा सा पनीर खाया और उड़ गया। सुजाता ने पूरा खाना बनाया। जब सबने शाही पनीर खाया तो बहुत तारीफ की। सबके जाने के बाद, सुजाता, आज तो पनीर बहुत स्वादिष्ट बना है, आज तो तुम्हारे हाथ में जादू आ गया है। सुजाता को तुरंत मिट्ठू की याद आ गई, पर वो कुछ बोली नहीं। अब तो रोज ही मिट्ठू आता और सुजाता अपने हाथ की सब्जी उसके सामने बढ़ा देती। वो थोड़ा सा खाकर उड़ जाता और सब्जी की सभी लोग प्रशंसा करते। उसके घर में उसकी इज्जत बढ़ गई थी। एक दिन, सुजाता, सचमुच तुमने कोई जादू सीख लिया है क्या? सुजाता ने उसे सारी बात बताई। तब, सुजाता, क्यों ना हम लोग शाही पनीर लोगों को बेचना शुरू कर दें? हाँ ठीक है, मिट्टू तो रोज ही आता है। कुछ ही दिनों में उन्होंने शाही पनीर की सब्जी बनाकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में सप्लाई करना शुरू कर दिया। डिमांड बढ़ने लगी, घर में खूब पैसे आने लगे। सुजाता की स्थिति अब घर में मालकिन की हो गई थी। 3-4 साल बीत गए थे। एक दिन, अच्छा होता कि मिट्टू हमारे साथ ही रहता, और भी बहुत सारी चीजें उसे छुट्टी करवा कर बना सकती थी और अपना बिजनेस बढ़ा सकती थी। तब हम और भी अमीर हो जाते। दूसरे दिन मिट्टू जैसे ही आया, सुजाता ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। मुझे कैद मत करो। लेकिन सुजाता के मन में लालच आ गया था। मिट्टू को कैद करने के बाद ही धीरे धीरे उनके खाने का स्वाद बिगड़ता चला गया और उनको आने वाले ऑर्डर कैंसिल होने लगे। एक दिन, मिट्टू, क्या बात है? पहले तो तुम्हारे झूठा करने से सारी चीजों का स्वाद बढ़ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। हमें बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है। सुजाता, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन जब तुमने मुझे आजाद कर दिया था तब मैं उड़ते उड़ते ऋषि के आश्रम में पहुंच गया था। उन्होंने मुझे तप करना सिखाया। दिन भर मुझे सिर्फ 2 बूंद पानी मिलता था। उसकी वजह से मेरे अंदर कुछ जादुई शक्ति आ गई थी। लेकिन जब से तुमने मुझे इस पिंजरे में कैद कर लिया है, मैं ऋषि के पास जा ही नहीं सकता और धीरे धीरे वो जादुई शक्तियाँ खत्म होती जा रही है। तुम मुझे आजाद कर दो, मैं शायद फिर से ऋषि के आश्रम में पहुंचकर पुनः अपनी खोई हुई शक्तियाँ वापस पा जाऊंगा। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है और तुमने बहुत कुछ बनाना भी सीख लिया है।
तुम कोशिश करो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। सुजाता को तुरंत अपनी भूल का एहसास हो गया। मिट्ठू, मैं तुम्हें आज ही आजाद कर देती हूँ। तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। अब जैसा भी होगा अपने आप अपना खाना बनाने की कोशिश करूंगी। सुजाता ने उसे पिंजरा खोलकर आजाद कर दिया। मिट्ठू चला गया और आजाद होकर खुशी खुशी आश्रम में चला गया। अब वो जब भी आता सुजाता उसे थोड़ा सा खाना दे देती, लेकिन अब जब भी कुछ बनाती अपने आप बनाती। उसके खाने में फिर से वही स्वाद आ गया था और अब उनका काम चल पड़ा था। वो लोग बहुत खुश थे।